मार्स की एक रेस शुरू हो रही है। A new milestone for SpaceX. For a second time, it test launched its Starship, the biggest and most powerful rocket in existence. At 40 stories tall, Starship's a behemoth. How long before we could turn Mars into someplace where we can live? It is a fixer-upper planet. अब ह्यूमन सिविलाइजेशन का मेन गोल है मार्स को कॉलोनाइज करना। लेकिन इस कॉलोनाइजेशन में एक प्रॉब्लम है और वो है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन लाइफलाइन है ह्यूमंस की, लेकिन मार्स पर ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि मार्स पर तो कुछ भी नहीं है। यहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है। नासा का प्लान है कि सबसे पहले मून पर बेस बनाएंगे और फिर वहाँ से मार्स पर जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हर 6 महीने पर हम मार्स पर ऑक्सीजन और वाटर ट्रांसफ़र कर सकेंगे, तो ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 1 लीटर पानी लेकर जाना है तो आपको लगभग $2,500 देने पड़ेंगे, और मार्स यहाँ से 22 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो उसकी तो बात ही छोड़ो। मार्स के कॉलोनाइजेशन का मेन मकसद ये भी है कि उसका डिपेंडेंस अर्थ से कम कर सके। हमारे पास इतना रिसोर्सेस हो मार्स पर कि अगर शिप्स धरती से मार्स पर ना आए तभी भी लोग वहाँ पे सरवाइव कर सकें, और इसके लिए ऑक्सीजन और वाटर मार्स पे ही जनरेट करना होगा। 400 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन एक अलग तरीके से जनरेट होता है। स्पेस स्टेशन में थोड़ा सा वाटर जो WRS सिस्टम से लिया जाता है और उसको एक स्पेशल प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, जिसके बाद से वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, जिसके बाद से हम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं और हाइड्रोजन जो कि इनफ्लेमेबल गैस है उसको दूसरे कामों के लिए यूज़ कर लेते हैं। ऐसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। ये प्रोसेस 98% एफिशिएंट है, लेकिन इसमें 2% का लॉस तो है। इसीलिए लगभग 6 से लेकर 1 साल के बीच में वाटर और ऑक्सीजन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई किया जाता है। लेकिन मार्स हमसे 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहाँ पर हम बार बार वाटर या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ऑक्सीजन मार्स पर ही जनरेट करना होगा। नासा ने इसी चीज़ के लिए मार्स पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है, इसलिए नासा परसेवरेंस रोवर में इंस्टॉल मॉक्सी का इस्तेमाल किया है ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए। मॉक्सी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको हाई प्रेशर पे प्रेशराइज कर देता है। प्रेशराइज करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वो इलेक्ट्रोलाइजर में डाल देता है, जहाँ पर उसको 800 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। हीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर गोल्ड से बना है क्योंकि गोल्ड एक एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है। इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन की लेयर फॉर्म कर देता है। ये लेयर परसेवरेंस को हार्म कर सकती है, इसलिए इस प्रोसेस को काफ़ी केयरफुली किया जाता है। मॉक्सी से ऑक्सीजन तो जनरेट हो जाता है, पर कितना? ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, इसीलिए नासा इसको आखिर में करता है जब परसेवरेंस में थोड़ी सी एनर्जी लेफ्ट होती है। अभी तक इससे 122 ग्राम ही ऑक्सीजन जनरेट हो पाया है, जिसको आप सिर्फ 3 घंटे ही यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इससे पूरी एक कॉलोनी चलानी है तो हमें मॉक्सी का एक बड़ा वर्जन चाहिए। इस बड़े वर्जन को चलाने के लिए हमें एक मैसिव पावर प्लांट चाहिए जो इसको एक प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड कर सके। मॉक्सी CO2 को प्रेशराइज और उसको हीट करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है, और इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करना एक प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए साइंटिस्ट एक अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पर हाई वाइब्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी कम एनर्जी यूज़ करेगा और इससे आप मैसिव कॉलोनीज को भी ऑक्सीजन दे पाओगे। मार्स की एक रेस अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। नासा से लेकर रशियन स्पेस एजेंसी तक सब मार्स पर एक कांस्टेंट प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना।